हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने 6 सेट में विभिन्न विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के एमसीक्यू क्वेश्चन कराया हूँ। चाहे तो आप उस वीडियो को अवश्य ही एक बार देख सकते हैं। वह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इस क्लास में हम लोग यूनिट 2, जिसमें हम लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड डेवलपमेंट की कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास आपको बिहार लाइब्रेरियन, राजस्थान लाइब्रेरियन, केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी, यूजीसी नेट, जेआरएफ या किसी भी स्टेट का जो सेट एग्जाम होता है, उसमें लाइब्रेरी साइंस से संबंधित किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक क्यूआर कोड है और एक लिंक दिया गया है, और यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ऐड किया गया है। आप इसके माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे क्विज और जितनी भी नई वैकेंसी जो लाइब्रेरी साइंस से संबंधित और लाइब्रेरियन से संबंधित होगी, वहाँ से उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 7991102709 से हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये स्क्रीन का दूसरा क्यूआर कोड है जो व्हाट्सएप ग्रुप का है। आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ नई इन्फॉर्मेशन एवं क्लास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज से हम लोग यूनिट 2 जो लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड डेवलपमेंट है, उसके कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि गिने चुने हुए हैं एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं, वो क्वेश्चन हम करेंगे। और उसी की कड़ी में यह हम लोगों का प्रथम सेट है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग क्वेश्चन करने की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट लाइब्रेरीज व्हाट हैव वी हैव नो पास्ट एंड नो फ्यूचर, हु सेड दिस? पुस्तकालयों के बिना हमारे पास क्या है, हमारा कोई अतीत और कोई भविष्य नहीं है, यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है हेनरिटी डी ओराम, बी ऑप्शन है जेसे एच सेरा, यानी जे एच सेरा भी हम लोग कहते हैं, माइकल के बकलैंड, एंड डी ऑप्शन है रे ब्रैडबरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, रेड ब्रैडबरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 8 जुलाई, बी ऑप्शन है 9 अगस्त, सी ऑप्शन है 8 सितंबर और डी ऑप्शन है 18 सितंबर। तो दोस्तों, हम लोग 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CGLA, वाज फाउंडेड इन, केंद्र सरकार पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई थी? सन 2001 में, या 2003, या 2002 अथवा 2004 में? तो जो केंद्र सरकार पुस्तकालय संघ है, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना सन 2004 ईस्वी में की गई थी। और यह इसकी स्थापना ए के सुमन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हु पब्लिश द गाइडलाइंस ऑन इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जीवन भर सीखने के लिए सूचना साक्षरता पर दिशा निर्देश किसने प्रकाशित किया है? ऑप्शन ए है OCLC, बी ऑप्शन है इफ्ला, सी ऑप्शन है यूनेस्को और डी ऑप्शन है सिलिप। OCLC की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1967 ईस्वी में हुई थी। इफ्ला की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी। यूनेस्को की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी, जबकि सिलिप की निर्माण 2002 ईस्वी में हुई थी। और सिलिप का निर्माण लाइब्रेरी एसोसिएशन, और जो कि यूके का है, और आईआईएस के मिलने से इसका निर्माण सन 2002 में हुई थी। तो प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न का, जीवन भर सीखने के लिए शिक्षा साक्षरता पर दिशा निर्देश किसने प्रकाशित की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, इफ्ला ने इसे प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स NROER इज द प्रोजेक्ट ऑफ, राष्ट्रीय मुक्त शैक्षणिक संसाधन भंडार किसकी परियोजना है? ऑप्शन ए है AICTE, बी है CSIR, सी ऑप्शन है MHRD NCERT और डी ऑप्शन है UGC। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 3 MHRD NCERT हो जाएगा।
इसने ही राष्ट्रीय मुक्त शैक्षणिक संसाधन भंडार की परियोजना का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इफ्ला ने किस वर्ष में इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम आईएपी लॉन्च किया था? ए ऑप्शन है 2016, बी ऑप्शन है 2010, सी ऑप्शन है 1996 और डी ऑप्शन है 2012। तो इफ्ला ने आईएपी सन 2016 ईस्वी में लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन जिसे हम इफ्ला कहते हैं, वो का स्थापना कब हुआ था, यानी उसका निर्माण कब किया गया था? ऑप्शन ए है 30 सितंबर 1927, बी ऑप्शन है 27 सितंबर 1927, सी ऑप्शन है 29 सितंबर 1927 और डी ऑप्शन है 28 सितंबर 1927। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा, 30 सितंबर 1927 को इफ्ला की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस ऑफ 2019 हेल्ड इन 2019 का इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया था, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में WLIC भी कहते हैं। तो WLIC 2019 कहाँ स्थापित किया गया था, आयोजन किया गया था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है लंदन, बी ऑप्शन है टोक्यो, सी ऑप्शन है न्यूयॉर्क और डी ऑप्शन है एथेंस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी एथेंस हो जाएगा। देखिए, जो एथेंस में हुआ था वह WLIC का 2019 में WLIC का 2019 में 85th संस्करण था और यह एथेंस में हुआ था, जबकि WLIC का 2020 का जो संस्करण था जो कि 86th था, वह डब्लिन आयरलैंड में इसकी आयोजन किया गया था। डब्लिन आयरलैंड 2021 का 87th जो आयोजन था जो इफ्ला द्वारा किया जाता है, वह रोटरडम नीदरलैंड में किया गया था। और जो 2022 का जो 88th संस्करण हुआ था वह ऑकलैंड न्यूजीलैंड में हुआ था। दोस्तों, आपके लिए प्रश्न है कि 2023 में और 2024 में WLIC का आयोजन इफ्ला द्वारा कहाँ-कहाँ किया गया था, जो कि 89th और 19th हो सकता है अथवा नहीं किया गया था। इसकी जानकारी इकट्ठा करके आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा, विच ऑफ द following associations had suggested that for every 3000 person there should be one public library and India with 1.2 billion population requires 3,30,000 libraries। निम्नलिखित में से किस संघ ने सुझाव दिया था कि प्रत्येक 3000 व्यक्तियों के लिए एक सार्वजनिक पुस्तकालय होनी चाहिए और 1.2 बिलियन आबादी, जो कि अब बढ़कर लगभग 1.5 बिलियन आबादी हो चुकी है भारत की, उसके लिए 3,00,000 पुस्तकालयों की आवश्यकता है। ए ऑप्शन है IASLIC, बी ऑप्शन है इफ्ला, सी ऑप्शन है ALA और डी ऑप्शन है एसली। तो इसका सही उत्तर बी इफ्ला हो जाएगा। इफ्ला ने ही यह अनुमान लगाया था कि भारत में 1.2 बिलियन आबादी है, तो यहाँ लगभग कम से कम 3,00,000 पुस्तकालयों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यूजीसी डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम वाज लॉन्च्ड बाय। यूजीसी डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ए ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी ऑप्शन है श्रीमती प्रतिभा पाटिल, डी ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी। तो जो यूजीसी डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा सन 2004 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA brings out the ILA bulletin now known as the Journal of Indian Library Association जिला स्पेसिफाई फ्रीक्वेंसी। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बुलेटिन निकालता है जिसे अब जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में जाना जाता है, आवृत्ति निर्दिष्ट करें। इसका ऑप्शन ए है बाई मंथली, बी ऑप्शन है क्वार्टरली, सी ऑप्शन है मंथली और डी ऑप्शन है एनुअली। इस प्रश्न का सही उत्तर बी क्वार्टरली हो जाएगा। और 1965 से ILA बुलेटिन का संस्करण आ रहा है, ILA बुलेटिन का संस्करण आ रहा है, जबकि 2011 से इसका नाम
जिला कर दिया गया, जिला बुलेटिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ग्रंथाना इज एन ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ, ग्रंथाना किसका आधिकारिक प्रकाशन है? ए ऑप्शन है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी, बी ऑप्शन है निष्केयर नई दिल्ली, सी ऑप्शन है नेशनल नॉलेज कमीशन और डी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, और इसकी आधिकारिक प्रकाशन सन 1990 ईस्वी से RRRL के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो लास्ट रिवाइज इन द ईयर, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी घोषणा पत्र अंतिम बार किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो ए ऑप्शन है 1978, बी ऑप्शन है 2006, सी ऑप्शन है 2009 और डी ऑप्शन है 1994। देखिए, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो तो लास्ट जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसके अनुसार 1994 हो जाएगी, लेकिन लेटेस्ट जानकारी आपको बताया जाए तो करंट में जुलाई जुलाई 2022 में इसकी अंतिम घोषणा पत्र अंतिम बार प्रकाशित या संशोधित की गई थी, संशोधन कर कर प्रकाशित की गई थी। तो आप जुलाई 2022 भी याद कर लेंगे। और प्रथम बार सन 1949 में इसका इस घोषणा पत्र को जारी किया गया था, फिर इसका संशोधन 1994 में हुआ था और तत्पश्चात अभी लेटेस्ट में जुलाई 2022 ईस्वी में इसका लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो यूनेस्को का है उसे संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वाज इस्टेब्लिश्ड इन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कब इस्टेब्लिश की गई थी, यानी कब स्थापना की गई थी? तो ए ऑप्शन है जून 2017, बी ऑप्शन है जुलाई 2017, सी ऑप्शन है नवंबर 2017 या डी ऑप्शन सितंबर 2017। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा, नवंबर 2017 ईस्वी में एनटीए की स्टेब्लिश की गई थी नोएडा में। और विनीत जोशी जो हैं विनीत जोशी जो हैं वह इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी इज एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बाई, वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी किसके नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है? ए ऑप्शन है इफ्ला विथ सपोर्ट ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, बी ऑप्शन है सिलिप विथ सपोर्ट ऑफ यूनेस्को, सी ऑप्शन है सिलिप विथ सपोर्ट ऑफ इफ्ला और डी ऑप्शन है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस विथ सपोर्ट ऑफ यूनेस्को। इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस विथ सपोर्ट ऑफ यूनेस्को। इसके द्वारा वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी 21 अप्रैल 2009 को किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एज इनिशिएटेड बाय डॉक्टर रंगनाथन कवर द वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन blind and the crippled artisan, neo-literates, farmer, factory worker, and many more under the ambience of public library service। तो इसमें कहा जा रहा है प्रश्न में कि जो डॉक्टर रंगनाथन ने 5 लॉज दिया था, उस 5 लॉज के अंतर्गत में कौन से आएंगे जिसमें ब्लाइंड पर्सन, चिल्ड्रेन, फार्मर्स, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए पब्लिक लाइब्रेरी की सर्विस प्रोवाइड करने की बात कही गई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है ए फर्स्ट लॉ, सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड लॉ, बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है फोर्थ लॉ और डी ऑप्शन है फिफ्थ लॉ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा, जिसमें हम लोग लाइब्रेरी लेजिस्लेशन से किसी भी प्रकार का संबंधित प्रश्न पूछे तो उस प्रश्न का सही उत्तर सेकेंड लॉ होगा। फर्स्ट लॉ होता है जो इसमें लाइब्रेरी बिल्डिंग से संबंधित तत्व आते हैं, जैसे लाइब्रेरी की लोकेशन क्या होना चाहिए, लाइब्रेरी का संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए, वो फर्स्ट लॉ में आती है। सेकेंड लॉ जो है वो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन से संबंधित होती है। फोर्थ लॉ होता है जो सेव द टाइम ऑफ यूजर, इसके अंतर्गत सर्कुलेशन, बुक का जो सर्कुलेशन होता है वह बिना बाधा का हो और यूजर्स का समय बचे, इसलिए सर्कुलेशन जो होता है वह फोर्थ लॉ के अंतर्गत आता है। फिफ्थ लॉ होता है जो 5 लॉ, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, जो कि रंगनाथन साहब ने कहा है कि जो लाइब्रेरी होती है वह निरंतर वर्धनशील होती है, यानी इसके अंदर हम जो CD रोम, RFID, बार कोड
इत्यादि न्यू टेक्नोलॉजी का निरंतर प्रयोग करते हैं, वह फिफ्थ लॉ के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, टू मेक एटलीस्ट वन इन एवरी हाउसहोल्ड इलिटरेट is the first area of policy included in गौ नीति #6 का मुख्य क्षेत्र नीति #5 का प्रमुख क्षेत्र है। यह एक टेक्निकल क्वेश्चन है जिसे हर हाल में याद करना ही पड़ेगा आपको। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 का प्रमुख क्षेत्र के अंतर्गत आता है, या नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2012, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992, या नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम 1986। यहाँ ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो गया है, ए बी डबल आ गया है, यहाँ सी बना लेंगे, इससे डी बना लेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2012, इसके अंतर्गत यह नीति जो है गौ नीति #6 मुख्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हु प्रपोज्ड बिग 6 इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिग 6 इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल को किसने प्रतिपादित किया था या प्रस्ताव किसने रखा था। फर्स्ट ऑप्शन है CD फर्ग्यूसन, बी ऑप्शन है जी डंजायर, सी ऑप्शन है E.A. फॉक्स और डी ऑप्शन है MB आइजनबर्ग एंड आरी बर्कोविच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें MB आइजनबर्ग और आरी बर्कोविच ने बिग 6 मॉडल की स्थापना की थी और उसी के अंतर्गत बिग 6 इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल आता है और यह सन 2010 ईस्वी में इन्होंने दिया था। और इसके अंतर्गत जो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वह इस प्रकार है। इस इन बिग 6 मॉडल में जो इंफॉर्मेशन लिटरेसी के 6 मॉडल होते हैं वह इस प्रकार है। फर्स्ट जो है वह टास्क डिफिनेशन या टास्क इनिशिएशन आ जाता है। सेकंड जो है वह इंफॉर्मेशन सीकिंग स्ट्रेटजी आ जाता है। थर्ड जो है वह लोकेशन आ जाता है। फोर्थ जो है वह यूज ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाता है, जबकि फिफ्थ जो है वह यूज ऑफ सिंथेसिस आ जाता है। और जो 6 मॉडल है, जो बिग 6 मॉडल का है, वह 6 मॉडल जो है वह 6 इवेल्युएशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे और ये जो 6 इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल है इसे आप लोग याद कर लेंगे। फर्स्ट जो है टास्क डिफिनेशन, सेकंड है इंफॉर्मेशन सीकिंग स्ट्रेटजी, थर्ड है लोकेशन, फोर्थ है यूज एंड इंफॉर्मेशन, फिफ्थ है सिंथेसिस एंड सिक्स्थ है इवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अरेंज द स्टेप। देखिए स्टेप मैंने जैसे ही पिछला क्वेश्चन में बताया था वह स्टेप वाइज ही मैंने बताया था। तो यहाँ पे टास्क डिफिनेशन, इंफॉर्मेशन सीकिंग स्ट्रेटजी, लोकेशन, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस और इवेल्युएशन, यह क्रम में ही है और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्रम से सजाने के लिए ही आपको दे दिया गया है। अरेंज द स्टेप ऑफ बिग 6 स्किल इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल इन करेक्ट ऑर्डर एज गिवन बाय आइजनबर्ग एंड बॉब बर्कोविच। यानी इसे क्रम में सजाना है। इसलिए मैंने कहा था कि जो बिग 6 मॉडल है उसके 6 जो मॉडल हैं उसे क्रम से आप लोग याद कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले आता है, मैंने जो बताया था, इंफॉर्मेशन सीकिंग स्ट्रेटजी, तो यह फर्स्ट पे आ जाएगा। इसके बाद लोकेशन एंड एक्सेस आ जाएगा। फिर जो डी सिंथेसिस दिया गया है वो आ जाएगा। और चूंकि इवेल्युएशन जो था मैंने बताया था वो तो 6 मॉडल है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है तो वो चौथे स्थान पर आ जाएगा। यानी इसका सही जो क्रम है, ऑप्शन नहीं दिया गया है लेकिन आप लोग याद कर लेंगे। फर्स्ट इसका क्रम हो जाएगा सी, फिर बी, उसके बाद डी और उसके बाद ए। तो यह इसका सही क्रम है और जिस भी ऑप्शन में यह इस क्रम में लिखित होगा वह सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरीज इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ देयर इमर्जेंस। निम्नलिखित पुस्तकालय को उनके उद्भव के कालानुक्रमिक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है, जिसमें फर्स्ट ऑफ है रामपुर राजा लाइब्रेरी यूपी। तो हम लोग यहाँ सन उसका लिखते चलेंगे। रामपुर राजा लाइब्रेरी जो है वह यूपी में है और 1774 ईस्वी में बना था। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बॉम्बे
जो कि 1804 ईस्वी में हुआ था इस निर्माण। और कोनरेला पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई में है, इसकी स्थापना 1891 ईस्वी में हुई थी। और सरस्वती महल जो कि तंजौर राजस्थान में है, उसकी स्थापना 1918 ईस्वी में हुई थी। तो इस क्रम में सजा देंगे तो देखिए 1774 सबसे पहले क्रम में है, यानी कि ए सबसे पहले आएगा, फिर बी 1804 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी, और सी कोनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई जो है 1891 ईस्वी में है। इसके बाद सी और उसके बाद डी, यानी इसका सही क्रम ए बी सी डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, और यह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, निम्नलिखित में से कौन रामपुर राजा पुस्तकालय उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है? Who among the following is associated with रामपुर राजा लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश? ए है अटल बिहारी वाजपेयी, बी है प्रोफेसर एस नूरुल हसन जी, सी है मोहसिना किदवाई, और डी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 1774 ईस्वी में रामपुर राजा पुस्तकालय की स्थापना हुई थी, उससे निम्नलिखित में से जो व्यक्ति हैं वो कौन से जुड़े हुए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोफेसर एस नूरुल हसन हो जाएगा, जो कि 18वीं शताब्दी 1774 से लेके 1794 तक इनसे इस लाइब्रेरी से जुड़े हुए थे। और इस लाइब्रेरी को राष्ट्रीय धरोहर का भारत के राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया सन 1 जुलाई 1975 को, जबकि 1969 में पटना का जो खुदा बख्श लाइब्रेरी है उसे राष्ट्रीय धरोहर का पुस्तकालय घोषित किया गया था। इसे भी याद कर लेंगे, ये पटना का है, 1969 में इसे घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई वाज इनिशियली फाउंडेड बाय, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई की स्थापना शुरू में किसके द्वारा की गई थी? इसका फर्स्ट ऑप्शन है सर जेम्स मैकिन्टोश, बी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, सी ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, और लास्ट चौथा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो देखिए ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई खोजा गया था वह सन 26 नवंबर 1804 में खोजा गया था। 26 नवंबर 1804 में खोजा गया था। तत्पश्चात इसको रॉयल एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था थी, उसे अलग कर दिया गया, और सन 1954 ईस्वी में इसका नया नाम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे रखा गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे रखा गया था। देखिए उसके बाद पुनः इसका नाम 2002 ईस्वी में इसका नाम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई हुआ, परंतु 2002 से इसका जो फंक्शनिंग है, जो इसका संचालन है, वह स्टेट सेंट्रल ऑफ लाइब्रेरी मुंबई द्वारा किया गया। तो इसका बॉम्बे से नाम हटाकर मुंबई कर दिया गया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई। तो देखिए अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे का नाम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई कब रखा गया, तो 2002 ईस्वी में रखा गया था, और इसका तब से संचालन की जिम्मेवारी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी मुंबई को दे दिया गया। स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी मुंबई को दे दिया गया। यह कुछ प्रमुख कीवर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं, इसे आप लोग याद कर लेंगे। परीक्षा में देख लीजिए एक क्वेश्चन था और इससे संबंधित मैंने कितनी जानकारी दी थी। सर्वप्रथम इसे 26 नवंबर 1804 में स्थापना हुई थी, और यह रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से जुड़ा हुआ था। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी इसका नाम था, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, जबकि 1954 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे नामकरण इसका पड़ा, और 2002 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई इसका नामकरण हो गया। और इसकी संचालन की जिम्मेवारी किसके पास है, अगर प्रश्न में पूछ दिया जाए तो इसके संचालन की जिम्मेवारी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी मुंबई के पास में है। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसकी स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा, सर जेम्स मैकिन्टोश द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई की स्थापना शुरू में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय संयुक्त राष्ट्र के डिपोजिटरी पुस्तकालय के रूप में कार्य करता है? Which among the following library functions as a depository library
ऑफ द इवेंट। तो ए ऑप्शन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, बी ऑप्शन है कोनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, सी ऑप्शन है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता और डी ऑप्शन है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट लाइब्रेरी न्यू दिल्ली। तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कोनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, बी। और जो हमारे देश में 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कोनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी को डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कब घोषित किया गया था, तो सन 1981 में इसे डिपॉजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया था। और कोनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1890 ईस्वी में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई की सारी जानकारी मैंने पहले उपलब्ध करा दी है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कोलकाता था वो 1836 ईस्वी में स्थापित हुई थी, जबकि इंडियन लाइब्रेरी एक्ट के द्वारा सन 1948 ईस्वी से इसे नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA है इंस्टीट्यूटेड फॉर प्रमोटिंग लव फॉर बुक्स एंड रीडिंग। देखिए, ALA द्वारा किताबों को पढ़ने और उसके प्यार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी अवार्ड प्रदान की जाती है या कौन सी मेडल दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है क्लियरेंस डे अवार्ड, बी ऑप्शन है कार्नेगी मेडल, सी ऑप्शन है कैडेलकॉट मेडल और डी ऑप्शन है ओरिना मेडल। देखिए, ओरिना मेडल जो है ना, वो ओरिना नाम से ही संबंधित लग रही है कि एनिमल से संबंधित है। अगर एनिमल से संबंधित पूछा जाए कि कौन सी पुरस्कार दी जाती है, उसके लिए सही उत्तर ओरिना होगा। लेकिन प्रमोटिंग फॉर लव के लिए और बुक्स के लिए, माने किताबों के प्रति प्यार बढ़े, तो उसके लिए हम लोग ALA द्वारा 1959 ईस्वी से 1959 ईस्वी से क्लियरेंस डे अवार्ड प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज ज्वाइंड विथ लाइब्रेरी एसोसिएशन UK टू फॉर्म सिलिप इन 2002 में सिलिप को स्थापित करने के लिए लाइब्रेरी एसोसिएशन UK के साथ कौन सा संगठन शामिल हुआ था? तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन है इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी, बी ऑप्शन है इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, सी ऑप्शन है इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन और डी ऑप्शन है इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरियनशिप। तो देखिए, जब सिलिप की स्थापना हुई थी 2002 ईस्वी में, यह एक तो लाइब्रेरी एसोसिएशन UK था और दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म IAS होता है। ये दोनों को मिलाकर सन 2002 ईस्वी में सिलिप की स्थापना की गई थी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच ऑर्गेनाइजेशन सेट इट्स 2020 गोल एज टू पुट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी स्किल एंड प्रोफेशनल वैल्यू एट द हार्ट ऑफ ए डेमोक्रेटिक इक्वल एंड प्रोस्पेरस सोसाइटी। किन संगठन ने अपना 2020 लक्ष्य निर्धारित किया है कि लोकतांत्रिक समान और समृद्ध समाज के दिल में सूचना और पुस्तकालय कौशल और पेशेवर मूल्यों को रखा जाए? प्रश्न को देखकर लगता होगा कि यह प्रश्न हो सकता है कि परीक्षा में नहीं पूछी जाए, परंतु इस प्रकार के प्रश्न आजकल की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं जो लाइब्रेरी साइंस से संबंधित है उसमें पूछी ही जाती है। अतः इस तरह के प्रश्न को अवश्य ही करें और याद कर रखने की चेष्टा करेंगे। देखिए, इसका ऑप्शन है फर्स्ट ILA, सेकेंड ऑप्शन है यूनेस्को, सी ऑप्शन है सिलिप और डी ऑप्शन है इफ्ला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी सिलिप। सिलिप ने 2020 का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें लोकतांत्रिक समान और समृद्ध समाज के दिल में सूचना और पुस्तकालय कौशल और पेशेवर मूल्यों को रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द मैगजीन इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल इज पब्लिश्ड बाय, एक मैगजीन है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, वह किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो देखिए, इसका ए ऑप्शन है ILA, बी ऑप्शन है एस्लिप, सी ऑप्शन है ALA और डी ऑप्शन है सिलिप। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा सिलिप। सिलिप जिसकी स्थापना 2002 ईस्वी में हुई थी, इसके द्वारा लाइब्रेरी में एक मैगजीन प्रकाशित की जाती है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल और यह सन 2017 से प्रकाशित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लिस्ट जॉबनेट ए रिक्रूटमेंट वेबसाइट टू लाइब्रेरी एंड
इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल इज पार्ट ऑफ। LIS जॉबनेट एक भर्ती वेबसाइट टूर टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल किसका हिस्सा है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए है ALA, बी ऑप्शन है यूनेस्को, सी ऑप्शन है सिलिप और डी ऑप्शन है ISI। तो जो लिस्ट जॉबनेट होता है एक रिक्रूटमेंट वेबसाइट है लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल के लिए। तो इसका जो है सिलिप पे इस सिलिप का यह एक प्रकार का हिस्सा है और यह वेबसाइट है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सिलिप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दी केट ग्रीनवे मेडल ए ब्रिटिश लिटरेरी अवार्ड that annually recognizes distinguished illustration in a book for children is confirmed by। केट ग्रीनवे मेडल एक ब्रिटिश साहित्यिक पुरस्कार है जो सालाना यानी साल में एक बार बच्चों के लिए एक पुस्तक में विशिष्ट चित्रण को मान्यता देता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ए ऑप्शन है ब्रिटिश गवर्नमेंट, बी ऑप्शन है सिलिप, सी ऑप्शन है यूनेस्को और डी ऑप्शन है ISI। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सिलिप हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन अभी मैं सिलिप को समझाया हूँ और सिलिप से ही संबंधित आ रही है, तो इन प्रश्नों को आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसेट पब्लिशिंग द लीडिंग पब्लिशर ऑफ बुक्स फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स वर्ल्ड वाइड इज द ऑर्गन ऑफ। पहलू प्रकाशन, फेसेट पब्लिशन के हिंदी यहाँ पहलू प्रकाशन। दुनिया भर में पुस्तकालय और सूचना पेशेवरों के लिए पुस्तकों का प्रमुख प्रकाशक कौन सा अंग है? तो इस प्रश्न का उत्तर भी सिलिप हो जाएगा। जो फेसेट पब्लिशिंग है वह फेसेट का ही एक प्रमुख अंग है। OCLC की स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी, पुनः याद कर लेंगे। एस्लिप की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी, सिलिप 2002 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कार्नेगी मेडल स्कॉटिश मूल के अमेरिकी परोपकारी एंड्रयू कार्नेगी, जिनका जन्म 1835 में और मृत्यु 1919 में हुआ था, के नाम पर एक ब्रिटिश साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मतलब कार्नेगी मेडल के नाम से कौन सा साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है और कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो देखिए पुरस्कार का नाम है एंड्रयू कार्नेगी पुरस्कार और संस्था का नाम ए में दिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट, बी है सिलिप, सी है यूनेस्को और डी है ISI। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सिलिप हो जाएगा। सिलिप के द्वारा कार्नेगी मेडल का दिया जाता है और यह 1935 ईस्वी से दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। RRLF द्वारा इसके संचालन के लिए निर्धारित 29 उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण उद्देश्य शामिल है? Which of the following important objectives included in 29 objectives laid down by RRLF its operation? 4 होगा यहाँ पे, for its operation। F के जगह पे T हो गया है। A ऑप्शन है to promote library movement in the country, B ऑप्शन है to initiate a national library policy and to work towards its adoption by the central and state government, और सी ऑप्शन है टू प्रोपागेट द एडॉप्शन ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन द कंट्री, और डी ऑप्शन है टू मेंटेन ए डाटाबेस ऑफ क्वालिफाइड लाइब्रेरियंस। तो देखिए टू मेंटेन ए डाटाबेस ऑफ क्वालिफाइड लाइब्रेरियंस इस ऑप्शन में अलग है, जो कि RRLF का सिद्धांत में नहीं आता है, उसका कोई भी महत्वपूर्ण उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। जबकि ए, बी और सी जो ऑप्शन है टू प्रोमोट लाइब्रेरी मूवमेंट RRLF जैसे कि संबंधित है पब्लिक लाइब्रेरी इंडिया देश में, उसको बढ़ावा देने के लिए उसका प्रमुख उद्देश्य है। और बी ऑप्शन है टू इनिशिएट ए नेशनल लाइब्रेरी पॉलिसी, मतलब लाइब्रेरी का संचालन करने के लिए उसका पॉलिसी बनाना और उसके लिए कार्य करना, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को भी इसके प्रति जागरूक करना। ये सब सारा काम RRLF का है। यानी पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित जितने भी कार्य भारत में होते हैं वह कहीं ना कहीं RRLF के अंतर्गत आती है। टू प्रोपागेट द एडॉप्शन ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन कंट्री, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि लाइब्रेरी से संबंधित जो नियम कानून बनाए जाते हैं
तो वह उसमें भी ट्रिपल आर का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ए बी सी आर करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एज पर यानी अकॉर्डिंग टू भोगोइड, एवरीडे अप्रोच मोड ऑफ सीकिंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू। वोंगेट के अनुसार सूचना प्राप्त करने का दैनिक दृष्टिकोण मोड किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है प्राइमरी इंफॉर्मेशन से, बी है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन से, सी है टर्सरी इंफॉर्मेशन से, या डी है सेकेंडरी टर्सरी इंफॉर्मेशन से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो वो गाइड थे उनके सेकेंडरी इंफॉर्मेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एज पर ओगोइट्स स्टडी करेंट अप्रोच मोड ऑफ सीकिंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू। ओगोइट के अध्ययन के अनुसार सूचना मांगने का वर्तमान दृष्टिकोण मोड किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स, बी ऑप्शन है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, सी ऑप्शन है टर्सरी इंफॉर्मेशन, या डी सेकेंडरी और टर्सरी इंफॉर्मेशन। तो जो भोगोइट की है सूचना मांगने के वर्तमान दृष्टिकोण, यानी वर्तमान दृष्टिकोण माने करंट चीज पूछी जाती है, और करंट अवेयरनेस वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विच इंफॉर्मेशन एग्जॉस्टिव अप्रोच मोड ऑफ सीकिंग इंफॉर्मेशन बाय द यूजर्स इज रिलेटेड टू। उपयोगकर्ता द्वारा सूचना प्राप्त करने का संपूर्ण दृष्टिकोण मोड किससे संबंधित है? ए है प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स, बी है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, सी है टर्सरी इंफॉर्मेशन, या डी है सेकेंडरी टर्सरी इंफॉर्मेशन। तो जो सूचना उपयोगकर्ता द्वारा सूचना प्राप्त करने का संपूर्ण दृष्टिकोण जिससे मिलती है वह सेकेंडरी माध्यम से भी हम सूचना प्राप्त करते हैं और टर्सरी मोड से भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। देखिए टर्सरी इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि इसमें इंडेक्स दिया हुआ रहता है, बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफी दिया रहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमें सूचना कहाँ से प्राप्त करनी है, और सूचना सेकेंडरी में उपलब्ध होती है जिसमें बुक्स आती है, जर्नल्स आते हैं, बुक्स आती हैं और बिब्लियोग्राफी आती हैं। तो इस सब की जानकारी टर्सरी से हमें मिलती है कि कहाँ से हम उस सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए किसी भी उपयोगकर्ता को सूचना प्राप्त करने में सेकेंडरी और टर्सरी इंफॉर्मेशन दोनों ही उपयोगी होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विच इंफॉर्मेशन गैदरिंग अप्रोच इन्वॉल्व्स वाइड रेंज ऑफ लिटरेचर सर्च। किस सूचना एकत्र दृष्टिकोण में साहित्य खोज की विस्तृत श्रृंखला शामिल है? ए है करेंट, बी है एवरीडे, सी है ब्रशिंग अप, और सी है और डी है एग्जॉस्टिव। देखिए एग्जॉस्टिव प्रकार की जो इंफॉर्मेशन सर्च होती है ना, वो एक विस्तृत लेवल की होती है। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साहित्यिक खोज की विस्तृत श्रृंखला किसमें के अंतर्गत शामिल होती है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर एग्जॉस्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मेलविल भोगोइड identified three users approach to types of information. Which one of them belong to the document delivery service? मतलब मेलविल बोगोइट ने सूचना के प्रकारों के लिए तीन उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण की पहचान की। उनमें से कौन सा दस्तावेज वितरण सेवा से संबंधित है? ए ऑप्शन है बैकअप अप्रोच, बी ऑप्शन है करेंट अप्रोच, सी ऑप्शन है एग्जॉस्टिव अप्रोच, या डी ऑप्शन है एवरीडे अप्रोच। तो देखिए मेलविल डेवी ने इसको जितने भी ये दृष्टिकोण है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ये सब, या बैकअप अप्रोच, करेंट अप्रोच, एग्जॉस्टिव करेंट, एवरीडे है, तो इन सभी अप्रोचेज को उन्होंने सन 1961 ईस्वी में खोज की थी और इस सिद्धांत को दिया था। और इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो तीन उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण की पहचान है कौन सा दस्तावेज वितरण सेवा से संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी एग्जॉस्टिव अप्रोच के अंतर्गत आता है। देखिए भोगोइट जी ने जो फर्स्ट अप्रोच दिया था वह था करेंट अप्रोच। करेंट अप्रोच जो सेकंड दिया था वह दिया था एवरीडे अप्रोच। और जिस तरह से नाम ही है करेंट अप्रोच माने करंट से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी मतलब इंफॉर्मेशन करने के लिए जो हम लोग लिटरेचर सर्च करते हैं उस करेंट अप्रोच मैंने
जो समसामयिक से संबंधित हो। एवरीडे अप्रोच मतलब कि जो डेली बेसिस से संबंधित हो। और थर्ड जो इन्होंने दिया था वो था एग्जॉस्टिव अप्रोच, यानी कि यह एक विस्तृत जानकारी इससे प्राप्त करनी होती है। तो एग्जॉस्टिव अप्रोच का जो लिटरेचर सर्च होता है उसका एग्जॉस्टिव अप्रोच को अपनाया जाता है। तो यह तीसरा था। तो इन तीनों अप्रोच को याद कर लेंगे, करेंट अप्रोच, एवरीडे अप्रोच और एग्जॉस्टिव अप्रोच। और यह तीनों प्रकार की अप्रोच मेलविल बेगोइट द्वारा 1961 ईस्वी में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। इंफॉर्मेशन लिटरेसी कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड फॉर हायर एजुकेशन वाज प्रिपेयर्ड बाय। उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता योग्यता मानक किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ए ऑप्शन है ACRL, बी ऑप्शन है FLA, थ्री ऑप्शन है स्कोनल और फोर्थ ऑप्शन है ASL। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ACRL हो जाएगा। ACRL द्वारा उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता योग्यता मानक का निर्माण किया जाता है, यानी तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। दोस्तों आप सभी से मेरा आग्रह है कि अगर यह प्रश्न आपको उपयोगी लग रहे हो और अच्छे लग रहे हो तो मैं बार बार बोलता नहीं हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन आपसे आग्रह है कि प्लीज अगर अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और कोई भी क्वेश्चन अगर मैंने कुछ आंसर गलत बता दिया हो, क्योंकि मैं ही भी इंसान ही हूँ और इंसान से ही गलती होती है, तो कृपया आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछेंगे। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हिच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस related with emphasis on information as a dynamic continuum and never ending phenomenon, यानी पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम एक गतिशील सातत्य और कभी न खत्म होने वाली घटना के रूप में सूचना पर जोर देने के साथ दोहराए गए हैं? ए ऑप्शन है फिफ्थ लॉ, बी ऑप्शन है फोर्थ लॉ, सी ऑप्शन है थर्ड लॉ और डी ऑप्शन है सेकंड लॉ। तो देखिए इसमें जो गतिशील शब्द है, देखिए आप लोग क्वेश्चन का जो है ना पूरा क्वेश्चन से मतलब नहीं है, इसमें कुछ ऐसे टर्म्स दिए रहते हैं जिससे आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। जैसे पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम, तो ठीक है कौन सा नियम है, और एक गतिशील दिया है और लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो इसके बाद वाली पढ़िए, उसको समझने के प्रयास कीजिए, परंतु इससे आपको मालूम चल जाता है कि एक गतिशील दिया हुआ है और लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म जो है तो फिफ्थ लॉ से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर फिफ्थ लॉ हो जाएगा। तो पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा नियम एक गतिशील सातत्य और कभी न खत्म होने वाली घटना के रूप में सूचना पर जोर देती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर फिफ्थ लॉ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Which committee commission recommended that Imperial Library be designated as copyright library? इस समिति आयोग ने सिफारिश की है कि इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी के रूप में नामित किया जाए। ए ऑप्शन है फैजी कमिटी जो कि 1939 ईस्वी में आई थी, रिची कमिटी जो 1926 ईस्वी में आई थी, और इसी के द्वारा कहा गया था कि सारे डिपोजिटरी लाइब्रेरी को प्रत्येक पुस्तक की दो दो प्रतियां दो नहीं तीन तीन प्रतियां इन्हें प्रोवाइड कराई जाए। और सतनाम कमिटी 1932 में आई थी और सेडलर कमिटी 1916 ईस्वी में आई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रीचे कमीशन 1926। देखिए इंपीरियल लाइब्रेरी कॉपीराइट लाइब्रेरी के रूप में नामित किया गया था, तो वह रीचे कमीशन के द्वारा, और इसे के द्वारा ही कहा गया था कि जितनी भी प्रकाशक की पुस्तक है उसकी एक प्रति सभी जो डिपोजिटरी लाइब्रेरी, जो कुल 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी घोषित की गई थी, उसे प्रोवाइड करने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विच कमिटी वेयर अपॉइंटेड कंसर्निंग मेडिकल लाइब्रेरीज इन इंडिया? भारत में चिकित्सा पुस्तकालय के संबंध में किन समितियों की नियुक्ति की गई थी? ए है कृष्णा राव कमेटी, बी है भोरे कमेटी, सी है शंकरन कमेटी और डी है एकबोटे कमेटी। भोरे कमेटी सन 1943 ईस्वी में इसका गठन हुआ था और 46 में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। शंकरन कमेटी जो है वह 1979 में गठित की गई थी और इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट 1981 ईस्वी में दी थी। और ये दोनों ही भोरे कमेटी और शंकरन कमेटी जो है
वह चिकित्सा पुस्तकालय के संबंध से संबंधित कमेटी है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर बी और सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। कृष्णराव समिति और बोर्डे कमेटी चिकित्सा पुस्तकालय से संबंधित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लाइब्रेरी इथिक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, पुस्तकालय नैतिकता किसका एक संयोजन है? ए ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी लाइब्रेरी इथिक्स के अंतर्गत क्या क्या आती है? तो ए है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लाइब्रेरियन के होती ही है कि वह अपने यूजर्स को सभी प्रकार की जो उनकी डिमांड हो पुस्तकों को उपलब्ध करा सके, सूचनाओं को प्राप्त करा सके। अकाउंटेबिलिटी भी एक लाइब्रेरी इथिक्स के अंतर्गत आती है। और कमिटमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी यूजर्स को आप डेट देते हैं कि कल दिनांक इतना को मैं यह चीज आपको उपलब्ध करा दूंगा, तो उस यूजर्स को आपसे आशा होती है कि आप अपने कमिटमेंट पे खरे उतरेंगे और उसे उस इंफॉर्मेशन को उपलब्ध कराएंगे या उस पुस्तक को उपलब्ध कराएंगे। जबकि डिसीजन मेकिंग करने का कोई भी संबंध लाइब्रेरी इथिक्स से नहीं आता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ए बी सी यानी 1 2 3 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव taken by the UGC to provide a 24/7 online storehouse of all academic awards issued by different academic institutions all over the country। पूरे देश में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जारी सभी शैक्षणिक पुरस्कारों का 24/7 यानी 24 घंटा और 7 दिन ऑनलाइन स्टोर हाउस प्रदान करने के लिए यूजीसी द्वारा की गई पहल का नाम क्या है? ए ऑप्शन है HEI ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, बी है नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, सी है स्वयं पोर्टल प्रभा और डी ऑप्शन है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया NMEICT। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी यूजीसी द्वारा दिया गया है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए या शैक्षणिक संस्थानों के लिए 24/7 खुला रहती है। और यह सन 9 जुलाई 2017 से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और इसमें बता दूं तो ये उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय ILA इज गिवन टू ऑथर ऑफ बेस्ट आर्टिकल पेपर। ILA द्वारा स्थापित फॉलोइंग पुरस्कार में से निम्नलिखित पुरस्कार में से, यहाँ फॉलोइंग ट्रांसलेट करने में गलती हो गया है, निम्नलिखित पुरस्कार में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ लेख पेपर के लेखक को दिया जाता है? तो ए है CD शर्मा अवार्ड, बी है AG मोतीवाले अवार्ड, सी है PB वर्गीस अवार्ड और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ILA द्वारा जो है वह पेपर लेखक को दिया जाता है आर्टिकल के लिए। तो ये तीनों ही जो अवार्ड है वह ILA से ही संबंधित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। और CD शर्मा जो अवार्ड होता है इसमें 1000 रुपया का पुरस्कार दिया जाता है, जबकि AG मोतीवाल जो अवार्ड है उसमें 500 रुपया दिया जाता है, 500 रुपया का अवार्ड दिया जाता है। PB वर्गीज में भी 500 रुपया का कैश अवार्ड दिया जाता है। देखिए उस समय के जब हम लोग का ILA स्थापना 1933 ईस्वी में हुई थी और 1933 ईस्वी में हुई थी और उसी का ये पुरस्कार है। तो जब यह अवार्ड शुरू किया गया था उस समय 1500 और 500 रुपया की वैल्यू बहुत ऊंची होती थी, लेकिन आज के समय में जो कि 2024 है इसकी कीमत क्या रह गई है? और आप भी सोच रहे होंगे कि इतना कम अवार्ड मिलता है। और दुख की बात यह है कि इस अवार्ड को अभी तक बढ़ाया भी नहीं गया है, जबकि हमारे उच्च संस्थानों को इस अवार्ड के जो पैसा है उसे बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले और इसके क्षेत्र में नए नए कार्य करें, नए नए कृतियां का निर्माण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। PB वर्गीज प्राइज इज अवार्डेड बाय इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन फॉर। PB वर्गीज पुरस्कार भारतीय द्वारा प्रदान किया जाता है, वह किसके लिए दिया जाता है? तो बेस्ट आर्टिकल के लिए दिया जाता है, या बेस्ट बुक, या बेस्ट लाइब्रेरी,
या बेस्ट सर्विस के लिए दिया जाता है। तो जो पीवी वर्गीज अवार्ड है वह आईएलए द्वारा दिया जाता है और यह बेस्ट आर्टिकल के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन बाय आईएलए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार आईएलए द्वारा दिया जाता है। यहाँ एक दिया हुआ है डॉक्टर पीएसजी कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, आईएलए कौला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड, गिडवानी देशपांडे बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरियन अवार्ड और पीएसजी कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और यह तीनों ही प्रकार की अवार्ड आईएलए द्वारा दिया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखिए अगर आईएलए एसएम गांगुली अवार्ड किसे दिया जाता है, स्कूल लाइब्रेरी को दिया जाता है, सिटी लाइब्रेरी को दिया जाता है, या यहाँ कॉलेज लाइब्रेरियन होगा, या स्कूल लाइब्रेरियन को दिया जाता है, या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन को दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर स्कूल लाइब्रेरी होगा। स्कूल लाइब्रेरियन और ना ही यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन को न देकर यह पुरस्कार जो एसएम गांगुली अवार्ड है वह स्कूल लाइब्रेरी को दिया जाता है। इस प्रश्न को याद कीजिएगा क्योंकि इस प्रकार के कंफ्यूजिंग ऑप्शन में आप कहीं हो सकता है फंस सकते हैं, इसलिए जो एसएम गांगुली पुरस्कार है वह स्कूल लाइब्रेरी को दिया जाता है, वह याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आईएलए एलएम पाध्याय अवार्ड जो कि आईएलए द्वारा दिया जाता है वह किस संस्थान को दिया जाता है, स्कूल लाइब्रेरी को दिया जाता है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को दिया जाता है, या स्कूल लाइब्रेरियन को दिया जाता है, या अथवा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन को दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को एलएम पाध्याय अवार्ड दिया जाता है, जबकि एसएम गांगुली अवार्ड स्कूल लाइब्रेरी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मोतीवाला बेस्ट लिस्ट टीचर अवार्ड इज गिवन बाय, मोतीवाला बेस्ट लिस्ट टीचर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। तो जो इस ऑप्शन में आईएलए है, आईआईटी एलआईएस है, आईआईटी एलआईसी है और दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन है। तो आईआईटी एलआईएस जो होता है वह टीचर से संबंधित एसोसिएशन है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। तो यह लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, और थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़े रहने के लिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। और आपके स्क्रीन पर पुनः एक बार टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और उसका क्यूआर कोड दिया गया है। इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके द्वारा आप लोग नई इंफॉर्मेशन और नई वैकेंसीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।